चलिए कर दीजिए। चलिए भाई, कल जो अपन ने पिछली क्लास में चर्चा करी थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करी थी, ठीक है। हाँ, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट जो क्लास थे अपने सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाँ, सारा का सारा अपना यहाँ पर जो अपन ने कल डिस्कस किया था आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इनका रिवीजन करते हैं जो कल वाला करवा था, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा पेज नंबर कौन सा था। तो अपना पहला जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना था भाई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन बना कब था? 1774 के अंदर, ठीक है। हाँ, जिसके अंदर जो जज थे उसका नाम क्या था? एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। और कौन सा एक्ट था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। किसके टाइम पर आया था ये? वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग कौन हुआ करते थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। भारत के नहीं, कौन से? बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, याद रखना। फिर ये कोलकाता के अंदर स्थापित कराया गया था। नाम का सुप्रीम कोर्ट था लेकिन काम सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं थे। आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि 1935 में एक एक्ट आता है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। जिसके अंदर क्या किया गया? एक फेडरल कोर्ट की स्थापना करी गई। कहां पर करी गई? दिल्ली के अंदर। कब करी गई? 1937 में। फेडरल कोर्ट का मतलब क्या है? जिसका आगे भेजा जा सकता है और अपना जो भी उसका डिसीजन है उसको बदला जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और मैरिस जो गवेयर थे वो याद रखना भाई आपके, वो क्या थे? आपके यहाँ पर पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और यहाँ पर यदि हम बात करें 1+7, हाँ, 1+7 का कॉन्सेप्ट था, याद रखना आपने। टोटल 8 जज थे, ठीक है। हाँ, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल लंदन के अंदर की जाती थी। उसके बाद अपन ने बात करी थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। किसका पार्ट है ये? यूएनओ। यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं। यूएनओ के अंदर 6 ही भाषा हैं, याद रखना आपने। बाकी उसके अंदर एक आपका क्या होता है? सेक्रेटरी भी होता है और एक चेयरमैन भी होता है। जैसे आपने नाम सुना विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ के अंदर क्या रह चुकी है? अध्यक्ष रह चुकी महासभा में। लेकिन एक होता है सचिवालय, ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी अपना कह सकते हैं, चीफ सिक्योरिटी, तो वो आपने याद रखना है। उसके बाद वो चलो स्टेटिंग में पढ़ोगी। अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 के अंदर। और हेग नीदरलैंड में क्या इसका हेडक्वार्टर है। टोटल जज कितने होते हैं? 15। प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 साल है। भारत से पहला जज कौन बना था इसके अंदर? BN राव। जो मुख्य जज होता है उसको क्या बोला जाता है? अध्यक्ष यानी चेयरमैन। क्या बोला जाता है? चेयरमैन। जैसे आप तो CJI बोलते भारत में, लेकिन वहां पर अध्यक्ष बोलते हैं नीदरलैंड के अंदर। नागेंद्र सिंह जो है वो पहले भारतीय हैं जो क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, याद रखना, ठीक है। हाँ, और जज के रूप में पहला काम किसने किया था? BN राव ने। उसके बाद दलबीर भंडारी वर्तमान में क्या है? हमारे इस इंटरनेशनल कोर्ट में जज हैं, इस बात को याद रखना। उसके बाद रघुनंदन पाठक ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर चुके हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में। भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है इसका वर्णन संविधान के कौन से भाग में है भाई? 5वें अध्याय कौन सा है? 4th नंबर का, याद रखना। आर्टिकल याद रखना 124 से लेकर 147 तक के आर्टिकल हैं। स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये मोटो हमारा याद रखना। टोटल जज कितने थे? 8 थे। और 8 से बढ़कर कितने हो चुके हैं आपके? वर्तमान में 34। यानी 2019 के अंदर टोटल जो जज हो चुके हैं 1+33 यानी 34 जज हो चुके हैं। एक तो आपने याद रखना है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूल संविधान, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान है, उसमें टोटल जजों की संख्या कितनी होती थी? 8। वर्तमान में टोटल जजों की संख्या कितनी है? 1, तो सॉरी 34। कितने हैं टोटल? 34। और एक क्या है? CJI। आज वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद हीरालाल जे कानिया क्या थे? पहले जज बने थे, ठीक है। हाँ, पहले थे। त्यागपत्र देने वाले कौन थे? BK मुखर्जी थे। उसके बाद हीरालाल जे कानिया को ही याद रखना, ये पहले जज थे जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हुई थी? डेथ भी हुई थी 1951 में। उसके बाद हम बात करें कार्यवाहक जज कौन बने हैं? SR दास। कार्यवाहक कब बनते हैं? जब हमारा मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? कई बार छुट्टी पे चला जाता है, उस टाइम पर, न कि डेथ होती है। डेथ होती है तब तो अपना न्याय बना लेते हैं, वरिष्ठता के आधार पर बना लेते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? VY चंद्रचूड़ का रहा है। और सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण का रहा है। प्रथम दलित आपसे पूछा जाए KG बालकृष्णन। यदि आपसे पूछा जाए पहले सिख कौन थे? जगदीश सिंह खेहर।
और जगदीश सिंह खेहर जो हैं, इन्हीं ने क्या करा था, 99वां संविधान संशोधन क्या करवाया था, रद्द कराया था, कैंसिल कर दिया गया था पूर्ण रूप से। हाँ, किन किसका, वी वाई चंद्रचूड़ का था 7 वर्ष, ठीक है। हाँ, कमल नारायण जो है वो 18 दिन तक, सिर्फ 18 दिन तक ही सीजीआई के पद पर काम कर चुके थे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, प्रथम दलित की बात करें, केजी बालकृष्णन थे, ये पॉइंट्स भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें फातिमा बीबी। फातिमा बीबी से क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला महिला, पहली महिला जज, मुस्लिम नहीं, आप पहली महिला ही करेंगे, मुस्लिम, हाँ वो याद रखना। और ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी, इस बात को याद रखना। इंदु मल्होत्रा से क्वेश्चन क्या था, इंदु मल्होत्रा से ये था कि यह जो महिला है जो वकील होते हुए क्या बनी है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। ऐसी पहली महिला बताइए जो वकील होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, इसके पास ये वाली योग्यता थी, याद रखना। बीवी नागरत्ना जो है, याद रखना, वर्तमान में क्या है भाई, अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला जज के रूप में काम कर रही है। टोटल कितनी महिलाएं काम कर चुकी हैं, 11, ये 11वीं महिला आपने याद रखना है। और यदि ऐसा ही रहा तो 2027 में इनको मौका मिल सकता है किसके रूप में, भारत का सीजीआई बनने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी आप कुछ नहीं कह सकते, याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो वरिष्ठता के आधार पर यदि सही ढंग से बनते रहे ऐसा ही, तो बीवी नागरत्ना जो होगी वो देश की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रही होगी। उसके बाद आता भाई सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना है, उसका संरचना स्ट्रक्चर है, वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है, 124 में। 124 के सब क्लोज हैं। बस आपने इतना याद रखना कि स्टार्टिंग में जज कितने थे टोटल भाई, 8 थे। और यदि जजों की संख्या बढ़ानी है तो कौन बढ़ाएगी, पार्लियामेंट यानी संसद ही बढ़ाएगी, याद रखना। प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है भाई, 65 वर्ष। 5 वाला कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ 65 वर्ष रिटायर उम्र होती है, 65 साल तक क्या रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद अपन ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। हाई कोर्ट में यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज, या फिर 10 साल तक क्या होना चाहिए, वकील, ठीक है। हाँ, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इस योग्यता के आधार पर आज तक कोई भी नहीं बना, लेकिन कानून का जानकार हो। और इसमें पहला आदमी कौन था जो बना था, SM सीकरी थे। SM सीकरी जो वकील होते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्या बने थे, न्यायाधीश। और अभी आपने नाम पढ़ा किसका, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है वो पहली महिला है जो वकील होते हुए, हाँ, वकील होते हुए न्यायाधीश बनी है। हाँ हाँ, कोई भी कोर्ट का नहीं नहीं, इसमें देखो हाई कोर्ट का, यहाँ तो हाई कोर्ट का कंपलसरी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलाउड नहीं होंगे, हाई कोर्ट का ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला का एक्सपीरियंस कहाँ चलता है, फिर हाई कोर्ट में चला जाता है, ठीक है, ये याद है। चलिए अब हम बात करें यहाँ पर आगे की तरफ। चलिए अब हम हटाने की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, तो बताइए मेरे को लोकसभा के कितने सदस्य होने चाहिए ना, 100। राज्यसभा के कितने, 50, ठीक है। हाँ, ये क्या करेंगे, एक प्रस्ताव पारित करेंगे, और प्रस्ताव पारित करके किसके पास, अध्यक्ष या सभापति। यदि इन्होंने यस कर दिया तो फिर क्या होगी, 3 सदस्यों की क्या बनेगी, एक समिति बनेगी, ठीक है। 3 सदस्यों की समिति जिसमें एक हाई कोर्ट का जज होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और एक क्या होगा, कानून का जानकार होगा। वो 3 सदस्यों की यदि आरोप सही पाए गए तो फिर क्या होगी, ये पारित हो जाएगा, और पारित होने के बाद राष्ट्रपति क्या कर देगा, उसको हटा देगा। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। ये प्रोसेस आपने कल समझ लिया था, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसी को आप एक महाभियोग प्रक्रिया का रूप दे देते हैं, असली में ये महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। बस ये चीज याद रखना आपने, भारत के सुप्रीम कोर्ट, ये सारी की सारी बातें अपन कल चर्चा भी करी थी, ये चीजें ध्यान रखना। बस अभी अब तक जो है आपसे पूछा जाए, पहला ऐसा जज जिसके लिए हटाने का प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे, वी रामास्वामी। कहाँ के थे, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज थे, याद रखना। उसके बाद दीपक मिश्रा जो है पहला जज है जो
सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई था, जिसके लिए हटाने के लिए क्या ला गया था, प्रस्ताव ला गया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने क्या कर दिया, उसको वहीं पर कैंसिल कर दिया, क्योंकि अध्यक्ष और सभापति, हाँ अब तक कोई भी जज इस प्रक्रिया के तहत नहीं हटा, अब तक कोई भी। ये सारे के सारे पहले या तो त्यागपत्र दे दिया या माफी मांग ली या पद छोड़ दिया था इन्होंने, लेकिन याद रखना दीपक मिश्रा जो है राज्यसभा का जो सभापति, उसी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। जितने भी जज होंगे सभी को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, याद रखना। उसके बाद क्या दे रखा भाई, ये वकालत नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखना। और किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष कार्य नहीं करेंगे, ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ये पॉइंट्स है। वरिष्ठता के आधार पर क्या किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बाकी जजों की नियुक्ति तो कैसे होगी भाई, 5 साल हाई कोर्ट में, 10 साल वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो 33 जज होते हैं। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी क्या की जाती है, उन 33 में जो वरिष्ठ होगा उसमें। लेकिन ऐसा 2 बार हुआ है वरिष्ठता का उल्लंघन, क्योंकि वरिष्ठता के बारे में संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, याद रखना। 1973 का पॉइंट्स याद रखना है, SM सीकरी, ठीक है। इनको ये जब अपना रिटायर हुए थे तो इसमें किसको बना दिया गया था, अजीत नाथ रॉय। लेकिन अजीत नाथ रॉय जो है 1977 में रिटायर हुए, तो उस टाइम पर किसको बना दिया गया था, मोहम्मद हमीदुल्ला बेग को, ठीक है। हाँ, एक एम हिदायतुल्ला है, वो अलग नाम है, ये अलग नाम है, ठीक है। दोनों अच्छे से याद रखना है। मोहम्मद हमीदुल्ला बेग जो हैं, इनको क्या किया गया था, 1977 के अंदर जज बनाया गया था। यानी SM सीकरी रिटायर हुए तो नंबर तो किसका आना था, JS का आना था, लेकिन बना कौन दी गई, अजीत नाथ रॉय। और इसी प्रकार नाम किसका आना था, HR खन्ना का, लेकिन बना कौन दिए गए थे, हमीदुल्ला बेग बना दिए गए थे। 2 बार ऐसा हुआ है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह से, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के यहाँ पर जज लिए जाते थे, उन्हीं की उसमें 2 जज यहाँ पर लिए जाते थे, एक मुख्य न्यायाधीश हो जाता था, ठीक है। इसी को आप एक कॉलेजियम कह सकते थे, लेकिन इसका नाम कॉलेजियम नहीं था उस टाइम पर। इस पॉइंट्स को याद रखना। जब भी किसी जज, यानी उन 33 जजों में किसी भी जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेता था, न कि प्रधानमंत्री। सरकार चाह रही थी कि हम कुछ न कुछ इसमें भागीदारी अपनाएं। जब अपना जज की अपॉइंटमेंट की जा रही है तो सरकार ने ऐसा करा भी था, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना, अब सरकार ये चीजें कब, 1978 में ही जब जजों की अपॉइंटमेंट होनी स्टार्ट हुई ना, तभी से हस्तक्षेप करने लगी थी। और फिर क्या किया गया, एक केस आया जिसमें 7 जजों की एक क्या बनी थी, अपनी बेंच बनी थी, 4-3 से फैसला आया भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जब वो अपॉइंटमेंट के लिए किसी का नाम देगा तो क्या उसके मानने के लिए बाध्यकारी है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब उसको क्या कर सकता, वो ठुकरा सकता है। लेकिन 1993 के अंदर ये क्या कर दी गई, कंपलसरी कर दी गई, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना। इफ जैसे भाई अपना 1978 है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। 1980 में मान लो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम किशन का नाम दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता, मना कर सकता, और नाम लेकर आओ। सलाह तो उन्हीं से लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर, लेकिन फिर क्या कर दिया गया, 1993 के अंदर क्या कर दिया गया, बाध्यकारी कर दिया गया। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज ने रामकिशन का नाम दे दिया तो राष्ट्रपति ने क्या करना पड़ेगा, रामकिशन को ही जज बनाना पड़ेगा। तो इसी को अपन याद रखना, सेकंड जजेस केस भी बोलते हैं। और इसी को आप क्या बोलते हैं, जब कंपलसरी करा गया, ठीक है, आज भी कंपलसरी है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज ने दे दिया वो कंपलसरी वही जज बनाना है। इसका मतलब उसी को क्या बोलते हैं, कॉलेजियम प्रणाली बोलते हैं। आई समझ में बात, ये कॉलेजियम प्रणाली। और इसका नाम कॉलेजियम कब पड़ा है, 98 में पड़ा है, याद रखना इसको। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये कब स्टार्ट हो गया था, अपना 93 के अंदर स्टार्ट हो गया था। ये पॉइंट्स याद रखना है। चलिए, उसके बाद 1998 में हमारे जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, हाँ, KR नारायण, उन्होंने पूछा कि राष्ट्रपति जो है परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है, हाँ, या फिर वह अपना क्या है, बाध्यकारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य और अन्य 2 जजों से परामर्श ना लिया। क्या उन बातों को भी मानने के लिए है,
क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जज और दो हाई कोर्ट के जज किसी का नाम लेते हैं, किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, हाँ, उसको मानने के लिए बाध्यकारी है। यदि मान लीजिए इससे राय नहीं ली और सुप्रीम कोर्ट का जज ने, क्या उन चीजों को भी मानने के लिए बाध्यकारी है? फिर उत्तर आया था कि वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अब आता है भी अन्य जो परामर्श होंगे वो किस रूप में होने चाहिए? लिखित रूप में होने चाहिए। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद फिर सरकार ने तो अपना दांव खेलना ही था, और सरकार ने ऐसे करते करते कौन सा संशोधन कर दिया? 99 संविधान संशोधन कर दिया। किस प्रकार से पारित हुआ था अपन सारा पढ़ दिया। और ये अपना, क्योंकि जब कोई संविधान में संशोधन हो रहा ना, ठीक है, अब कहोगे भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द ही करना था तो फिर इसको पहले ही बोल देता उनको। तो याद रखना, अपने देश के अंदर ये सिस्टम होता है भाई, हमारी जो पार्लियामेंट जो भी काम कर रही है, जो भी संशोधन कर रही है, उसमें हमारी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, ये मान लीजिए ये अपनी लोकसभा राज्यसभा है और सुप्रीम कोर्ट वो है अपना वहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं। अब मान लीजिए ये संशोधन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मान लो गलत कर भी रहे हैं, एक बार इसको कंप्लीट होने दो। जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो कोर्ट में चला जाएगा, फिर वहां पर क्या होगा? डिसीजन होगा। पहले मना नहीं कर सकता। इसलिए 99वां संविधान संशोधन हो गया, फिर ये कहां चला गया? कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने फिर क्या कर दिया? डिसीजन दे दिया 16 अक्टूबर, ठीक है, हाँ, 2015 को क्या कर दिया गया? 99वां संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अब तक जो पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया था? 99वां संविधान संशोधन। आपसे पूछा जाए 99वां संविधान संशोधन जो है उसके अंदर किसका वर्णन था भाई? NGAC का था, ठीक है, हाँ, यानी आप कह सकते हैं नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, और आज ये भारत में काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर क्या होता था भाई? टोटल 6 सदस्य होते थे, 6 में से 3 सरकार के होते थे और 3 किसके होते थे? न्यायपालिका के होते थे। ठीक है, टोटल 6 मेंबर होते थे इसके अंदर, याद रखना। और 6 में से जो अध्यक्ष बनता था वो भी कौन बनता था? सुप्रीम कोर्ट का CJI ही बनता था, याद रखना। 2 अन्य वरिष्ठ जजों को लिया जाता था, पूरा हाई कोर्ट का कोई मैटर नहीं था। फिर ये अपना सिस्टम बना दिया गया था एक पदेन सदस्य, और पदेन सदस्य के रूप में जो काम करता था वो कौन थे? कानून मंत्री। अन्य 2 विधि वेता को भी अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा ही किया जाता है। सरकार विपक्ष सब मिलकर, मतलब सरकार का ही सिस्टम था ये सारे के सारे। और इसी NAGA इसका गठन जो है आर्टिकल कौन से में था भाई? 124A में था, ठीक है। लेकिन ये NGAC जो है ये काम क्या करेगी, कार्य क्या करेगी? कार्य, वो कार्यों का जिक्र कहां दे रखा था भाई? आर्टिकल 124B में दे रखा था। वे क्या क्या काम करे? काम क्या करना इसने? जज, सुप्रीम कोर्ट में जज, हाई कोर्ट में जज और हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर, ये सारे काम किसने करने हैं? तो आपने याद रखना NGAC ने करने हैं, ठीक है। और NGAC का कार्य का वर्णन जो है, जेसी का कार्य का वर्णन कौन से आर्टिकल में था? 124B में। 124C में क्या है? यदि इस कमीशन के अंदर कोई सुधार करना है तो कौन करेगी? हमारी संसद करेगी आगे भविष्य में। लेकिन अपना जज ने क्या किया, जिसका नाम क्या था? जगदीश सिंह खेर, उसने सुधार करने को दिया, पूरा का पूरा डिलीट करके फेंक दिया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। फिर वापिस से भारत में क्या हो गया? कॉलेजियम सिस्टम, ये याद रखना। कॉलेजियम सिस्टम में वर्तमान में क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है, इस बात को याद रखना। और इसके अलावा 4 अन्य जज होते हैं, पहले 2 होते थे अब 4, टोटल 5 मेंबर होंगे कॉलेजियम के अंदर, ठीक है, हाँ, 5 मेंबर होते हैं, याद रखना। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो हाई कोर्ट से भी हो सकता है उसमें से, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों को ले लिया जाता है, टोटल 5। अब एक चीज याद रखना, जब किसी भी हाई कोर्ट, मैं बात किसकी कर रहा हूं? हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट के अंदर यदि जज को अपॉइंटमेंट करना है, जैसे मैं मान लीजिए हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा के अंदर किसी भी जज को अपॉइंटमेंट करना है, उसमें भी सलाह किससे ली जाएगी? परामर्श मंडल से। परामर्श मंडल में वही मेंबर होंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो यहाँ रहेगा, मुख्य न्यायाधीश जो होगा उसको भी इसके अंदर क्या किया जाएगा? शामिल करना कंपलसरी है। इस चीज को याद रखना। बात समझ में आई?
तो दोबारा से यहाँ पर ध्यान में रखना, जब किसी हाई कोर्ट के अंदर जज की अपॉइंटमेंट होती है तो कॉलेजियम के अंदर 6 मेंबर हो जाते हैं, एक हाई कोर्ट का भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के ही शामिल होते हैं। ऐसा होता है, उस टाइम पर इसमें भी शामिल कर जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखा, 5-6 मेंबर आपके। लेकिन कॉलेजियम में अपना पेपर में जब 5 और 6 दोनों आ जाए तो आपने हमेशा उत्तर क्या देना भाई, 5 ही देना, 6 नहीं देना। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि उसको शामिल कर लिया जाता है। फिर ये इसका नाम दे देंगे और नाम देने के बाद क्या हो जाएगा अपना भाई, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ये अपन मैंने बता दिया था, कल अपन डिटेल से पढ़ ली थी। फिर ये केस चला था, फिर 16 अक्टूबर 2015 को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। अब चलते अपना आगे। तो आर्टिकल 125 में क्या था भाई, वेतन। सीजीआई का वेतन बताइए कितना होता है टोटल, 2,80,000 रुपये। बाकी जो अन्य होंगे उनका कितना होगा, 2.5 लाख रुपए होगा। कितना होगा भाई, 2.5 लाख। ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कार्यकारी। मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करी जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हाँ। और मुख्य कार्यकारी, ठीक है, एक्टिंग जो चीफ जस्टिस होगा, इसका काम मतलब ये क्या करता है, जब भारत का जो सीजीआई है, मुख्य न्यायाधीश है, यदि वो अपना काम करने में असमर्थ हो, छुट्टी पे हो, 3, 4, 5, 10, 15 दिन कितने भी हो, तो उस टाइम पर जब अपॉइंटमेंट की जाती है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन याद रखना, तदर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ही जज करेगा। संसद का कोई, या तो अपना पेपर में राष्ट्रपति या फिर सीजीआई। ठीक है, तो यहां पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सीजीआई। और तदर्श न्यायाधीश मैक्सिमम कितने साल तक रह सकते, 2 साल तक। ठीक है, तदर्श जो न्यायाधीश होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, ऐसे जो गणपूर्ति करने के लिए हाई कोर्ट से जो न्यायाधीशों बुलाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, हाँ। तो उनको बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति नहीं बुलाएगा, कौन बुलाएगा, सीजीआई ही बुलाता है। भाई 2 हरियाणा से बुला लिए, 3 एमपी से बुला लिए, 2 यूपी से बुला लिए। ठीक है, और वो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में कितने साल तक काम करेंगे, 2 साल तक ही करेंगे। उनको सैलरी क्या मिलेगी, वो सारा कुछ डिसीजन राष्ट्रपति लेगा। और ये कब होगा, ये जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या होगी, वो जो 33 जज हैं, वो 33 जजों में क्या हो, संख्या कम हो जाए, 10-15 जज रह गए हों, उस टाइम पर क्या करना, अपॉइंटमेंट करना। आई बात समझ में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए हाई कोर्ट है, अब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने 10 जजों की मांग कर ली। तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट बोला भाई मेरे पास तो पहले ही कम है, मेरे को 2-3 दिन 2-4 आप ही दे दो सुप्रीम कोर्ट वाले। ठीक है, हाँ, मना कर दिया। ऐसा करता करता 25 के 25 जो हाई कोर्ट हैं, उन्होंने क्या कर दिया, डिसीजन ले लिया भाई हमारे पास तो पहले ही जज कम है। ठीक है, हमारी खुद का कोरम गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, हम आपका क्या करेंगे। तो फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, रिटायर जज होते हैं, जो सेवानिवृत्त जज होते हैं, उनको कह सकता, क्योंकि उनकी उम्र 65 साल रिटायर होगी, हाँ, उनको रिक्वेस्ट करेगा, यानी उनको बुला लेगा, भाई आप एक बार वापिस आइए, मेरा ये काम का समाधान करिए। तो यानी इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, सीजीआई करेगा। इस बात को आपने याद रखना। वेतन वगैरह जो होगा वो सारा निर्धारण राष्ट्रपति के हाथ में ही होगा। कोई संविधान में इनका वेतन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, हाँ, जब ये यहाँ पर काम करने आएंगे, बस इतना पूछा जाता है, इनकी अपॉइंटमेंट करेगा कौन फिर। ठीक है, सीजीआई ही करेगा। और आपसे न्यू पूछ लिया जाए भाई, जब सेवानिवृत्त जजों को पुनः उपस्थित किया जाता है, उनकी जो सैलरी की बात कर लें या उनकी पावर जो है, उनका निर्धारण कौन करता है, फिर राष्ट्रपति करता है। इस बात को याद रखना। और जब भी राष्ट्रपति कोई न्यायपालिका का काम करता तो सलाह किससे लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से। प्रधानमंत्री और का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। तो दोनों में फर्क आ गया। जब तदर्श न्यायाधीश नहीं पाए जाते तब कौन से रिटायर जजों को बुलाया जाता है, वरना इन्हीं से काम चल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 129 में क्या दे रखे हैं। कल आपने यहां तक तो कर ली थी चर्चा। अब देखिए, अभिलेखीय न्यायालय। ठीक है, हाँ, यानी आप कह सकते हैं रिकॉर्डेड
ठीक है, हाँ, रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान से सुनना, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा न्यायालय भाई? अभिलेखीय न्यायालय, यानी उसके द्वारा दिया गया जो डिसीजन होता है उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए जैसे भाई सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई फैसला दिया है, ठीक है, कोई फैसला दे दिया, और ऐसा ही सेम टू सेम केस किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, हाँ, हाई कोर्ट में चला, तो हाई कोर्ट भी क्या कर देगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है वही सेम टू सेम वहां दे देगा। इससे फायदा क्या होगा भाई? वो बंदा फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। भाई आपका अपराध ये था और आपको सजा भी उतनी ही दी गई। यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों को हाई कोर्ट क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? अभिलेखीय न्यायालय। अब हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनको कौन प्रयोग कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट भी क्या होता है? एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट दोनों क्या होते हैं? रिकॉर्डेड कोर्ट होते हैं, अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। इस बात को याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए आपका जो है, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन है, ठीक है, हाँ, उसकी अवमानना का मतलब क्या होता है? भाई उसका विरोध करना। सीधी बात, उसका विरोध करता तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उस हाई कोर्ट को या उस जज को क्या दे सकता है? सजा भी दे सकता है। ठीक है भाई, आपने मेरे उस पर विरोध करे हैं, ये मान लो भाई फैसला प्रयोग कर लिया, ठीक है, हाँ, या फिर हाई कोर्ट ने कह दिया भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दे दिया। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होते हैं उसकी यदि अवमानना कर दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? ऐसे न्यायालय में यानी अपना क्या कर सकता है? दंड देने की शक्ति भी रखता है। इसका मतलब ये है। लेकिन अपने पेपर में बस इतनी बात याद रखना है, आर्टिकल नंबर 129 में क्या है? अभिलेखीय न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्डेड। ये बात कौन से आर्टिकल में दे रखी? 129 में। देखिए 124 में तो सब कुछ दे रखा है इनका टोटली। 125 में क्या दे रखा है बताइए? वेतन। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 126 127 में क्या था आपका? तयदर्श न्यायाधीश, हाई कोर्ट से बुलाए। और फिर आपका 128 में क्या था? रिटायर जजों को अपॉइंटमेंट करना। 129 में क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है। इसको याद रखना। आर्टिकल नंबर 130 में क्या दे रखा है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या ऐसे स्थान पर होगा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से क्या करेगा? निर्धारण करेगा। सीधी सी बात यहां पर आएगी, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? दिल्ली के अंदर। कहां पर है भाई? दिल्ली के अंदर है। याद रखना। क्या ये बात संविधान में लिखी हुई है? तो आप कहोगे यस लिखी हुई है ये बात, दिल्ली में होगा। कौन से आर्टिकल में है? 130 में। यदि इसका स्थान बदलना है तो राष्ट्रपति से अनुमोदन करके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है? बदल सकता है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। तो पॉइंट ये थोड़ा सा पेपर में अच्छे से पूछा भी जाता है कि बताइए भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, ये बात संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 130 में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे हमारे सुप्रीम कोर्ट की। बस दो चार एक पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी पावर। ठीक है, हाँ, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या क्या है? तो ध्यान से सुनना। ओरिजिनल, ठीक है, हाँ, यानी आरंभिक या प्रारंभिक कालों या मूल आधारिकता। ठीक है, हाँ, वो पावर किसके पास है भाई? सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी समझाऊंगा क्या कुछ होता है। रीट की बात करें, रीट वाली भी किसके पास है भाई? सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय जो अधिकार हैं, ठीक है, अपील जो कर सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। और न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, हाँ, जो भी रिव्यू है, जो फैसला दिया गया है उसको रिव्यू करना। अब सुनना ध्यान से, अपना मेन चीजें यहाँ पर अच्छे से। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए भाई इसका मतलब क्या है? प्रारंभिक मामले, यानी इसका मतलब ये है ऐसे भारत में कुछ केस होते हैं जो डायरेक्ट कहाँ सुने जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यानी ना तो उनको कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन सकता, ना कोई हाई कोर्ट। कौन सुनेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे सभी केसों को क्या बोलते हैं? आपका प्रारंभिक मामले बोलते हैं। ठीक है, जिनका, ठीक है, हाँ, जिनकी सुनवाई जो है, सुनवाई
सिर्फ कौन कर सकता भाई, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो वो सारे के सारे मामले क्या कहलाते हैं, आरंभिक मामले कहलाते हैं। इसने हाँ, ये कोई एग्जाम्पल दे सकता मेरे को, ऐसा कोई मामला जो डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा? राम मंदिर थोड़ी जे, अच्छा, और अच्छा, और कोई? निर्भया वाले हाई कोर्ट में नहीं जाते? अच्छा, और कोई? हाँ, तो सुनिए ध्यान से यहाँ पर ऐसे मामले, पहला मामला देखोगे आप, वो है जब भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका जब भी चुनाव में कोई दिक्कत आती है तो उसका मामला सिर्फ कहाँ जाएगा, सीजीआई के यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो मामला भी कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, वो आप सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हो सीधे, जरूरी नहीं कि वो हाई कोर्ट में पहले जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जा। जब दो राज्यों की क्या हो जाए, आपस में विवाद हो जाए, उसका डिसीजन भी कौन करेगा, वो भी अपना सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। या यूनियन टेरिटरी और राज्य का हो जाए तब भी कौन करेगा, यही करेगा। इस बात के मामले को ध्यान में रखना, तो ध्यान से सुनना। वो रीट क्या होती है भाई, रीट होती है आपकी 5 प्रकार की, ये फंडामेंटल राइट्स टॉपिक में पढ़े भी गए। जब हमारे से कोई फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार छीन रहा है, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता, जो अपना एक्शन लेता ना, जो एक्शन लेता है उसी को आप क्या बोल देते हैं, रीट बोलते हैं। और 5 प्रकार के से क्या लिए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। हाँ, और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है। हाँ, इस बात को याद रखना। तो मौलिक अधिकार अपने, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हुआ, ठीक है, जिसका जन्म भारत में हो चुका, उन सभी को क्या मिलते हैं, मौलिक अधिकार मिलते हैं। किसका? हाँ, बताएंगे सारे के सारे केस, आगे सारा लिखा पड़ा इनका, ठीक है। हाँ, एक बार मैं बता रहा हूं इसमें मौलिक अधिकार के मामलों के अंदर, ठीक है। हाँ, मौलिक अधिकार से मामलों से संबंधित कोई भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वहां पर क्या की जाती है, रीट जारी की जाती है, ठीक है। ये तो जिसके भाई हनन होंगे वही करेगा, ठीक है। हाँ, वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है। हाँ, तो ऐसा किसी का हुआ होगा तभी बात बनेगी, ठीक है। हाँ, मेरे तो अभी तक हुए नहीं, आप क्या हुआ है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन हुआ, मौलिक अधिकार, क्या आपको मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, कितने मौलिक अधिकार मिल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे? हाँ। हम्म। हाँ, तो देखिए ये भी आपके ही लिए ही किया गया है, ठीक है। हाँ, वो चीजें, हाँ, पर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, इब अपना यहाँ पर, हाँ, एक एग्जाम्पल लगा लीजिए, ध्यान सुनना। जैसे कोई बस स्टैंड है, बस स्टैंड क्या है, सरकारी है। अब मान लीजिए मेरे को बस स्टैंड में जो जीएम बैठता है, ठीक है। हाँ, वो क्या कर देता, मेरे को रोक देता कि आप ना जाइए, आपकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे को हर जगह आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। हाँ, और मेरे को जब रोका जा रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा, कोर्ट में, और कोर्ट वहां से फिर उसके खिलाफ क्या करेगा, एक रीट जारी करेगा कि आपने किस अधिकार से इस व्यक्ति को बस स्टैंड में आने से रोका है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं, याद रखना। तो अपन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, या रोक सकता है? हाँ, हाँ, वो कारण होगा। अच्छा, वो तो फिर आप ये ऐसा करते हैं, ये वीडियो बंद हो जाएगी ना, फिर बात करते हैं उस मामले पे। हाँ, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड भी तो होंगी। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, वो आपका घरेलू मामला है। मैं पहले आपकी पूरी डिटेल लूंगा, आपको गांव में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपीलीय।
अपीलीय आधारिकता क्या होती है भाई? ऐसे मामले जिनकी अपील कहाँ की जाए? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मामले होंगे उनके ऊपर अभी बात करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, हाँ, और फिर मान लो कोई और सबूत आ गया जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन बदलना पड़ा, उसी को क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन को खुद ही बदल देता है। ठीक है, हाँ, जब आप प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर ऐसे ऐसे केस आए हैं, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने क्या करा है? डिसीजन को बदला है। इस बात को याद रखना। हाँ, अपने ही डिसीजन को बदलना उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, याद रखा। चलिए अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक जो मामले हैं, आरंभिक मामले, इनका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 131। 131 के अंदर ये चीजें दे रखी हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहां पर हम बात करें जो आपका अनुच्छेद जो 71 है उसमें क्या दे रखा भाई? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद का जो निपटारा है वो हमेशा कौन करता है भाई? सुप्रीम कोर्ट करता है। कोई बता सकता है भाई जब चुनाव हो जाता है राष्ट्रपति का, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कितने दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी होगी? 30 दिन के अंदर। तो बताइए अपना जो राष्ट्रपति चुनाव है वो कितने दिन पहले करवा लिया जाता है? 60 दिन पहले करवा लिया जाता है। ये मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू का 2027 में कार्यकाल खत्म होगा, उससे 60 दिन पहले क्या कर लिया जाता? अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता। याद रखना ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद। उसके बाद भाई अनुच्छेद 131 में क्या दे रखे भाई? आपके आरंभिक मामले, यानी दो राज्यों का आपस में कोई विवाद हो, दो राज्यों का विवाद हो, ठीक है, हाँ, या फिर आपका कोई राज्य है और यूनियन टेरिटरी को लेकर विवाद है, यूनियन टेरिटरी को लेकर यदि कोई विवाद है उसका निपटारा भी कौन करता है? तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट। ये सारी बातें कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 131 में लिखी हुई है। आई समझ बातें? आर्टिकल वो आपका मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है, उस वो अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है, हाँ, वो इसके बारे में दे रखे हैं मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है, हाँ, वो अपॉइंटमेंट से 75 वाला जो आर्टिकल है वो उससे। चलिए अब हम बात करें अनुच्छेद 32। अनुच्छेद जो 32 है, आर्टिकल 32 जो है वो 5 प्रकार की रिटें होती हैं भाई, और इन रिटों को मैं फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ेंगे ना उस टाइम पर ये आर्टिकल 32 का पूरा चर्चा करेंगे। अभी कोर्ट के अंदर नहीं करेंगे, बस ये याद रखना जो रीट होती हैं यह भी क्या है? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक मामला है। हाँ, प्रारंभिक मामला है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और यह हाई कोर्ट का भी है। यदि किसी हाई कोर्ट के अंदर, ध्यान से सुनना, यदि किसी हाई कोर्ट के अंदर अपन है, हाँ, 226 अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता? रीट। मान लीजिए मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो यदि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, यदि मैं मान लीजिए हाई कोर्ट में जाता हूं चंडीगढ़, तो वहां पर कौन सा आर्टिकल दे रखा है मेरे को? 226 दे रखा है। इस बात को याद रखना। तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए है। अब मेरे को ये बताइए, और ये सिर्फ फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ये मान लीजिए जैसे मौलिक अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो मेरा दिल्ली में या तो सुप्रीम कोर्ट हुआ और एक कहाँ हो गया? हाई कोर्ट। तो मैं हाई कोर्ट में जाऊं या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? क्यों? प्रोसेस तो इसमें ऐसा ही नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, है? हाँ, ये मान लीजिए, ध्यान से सुनना, ये आपका दिल्ली है, ध्यान से सुना, और आप यहां पर रह रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये आपका, ये दिल्ली है, ये आप यहां पर रह रहे हैं हरियाणा, मान लीजिए ये आपका कोर्ट है दिल्ली के अंदर, और ये आपका हाई कोर्ट है,
ठीक है, हाई कोर्ट। इनमें थोड़ा सा ही फर्क है, मान लीजिए आपका 5 किलोमीटर ही दूर है क्या, हाई कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट है, ये आप हो, तो अब आप कहाँ जाओगे? फिर तो मतलब मौलिक अधिकार के लिए तो नहीं जा रहे आप। हाँ हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ ना भाई, आप कहाँ जाना पसंद करोगे ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी आपने रीट यानी आप ये बात करें मौलिक अधिकारों से संबंधित जाएं, तो आप कहाँ जाना अच्छा रहेगा? तो हाई कोर्ट में, न कि सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले में हाई कोर्ट पावरफुल होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, 5 प्रकार की रीटें हैं, लेकिन हमारे हाई कोर्ट के पास 6 प्रकार की रीट होती है, एक रीट एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, हाँ, वहाँ पे बाद में ही बात करेंगे, अभी तो मैं बताऊंगा, उसका नाम है इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाते ना, पता होगा ये, और इंजेक्शन लग जाता तो तुरंत प्रभाव से वो डिसीजन, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, हाँ, तो वो डिसीजन आपका फिर भाई पूरी जांच पड़ताल होकर, ठीक है, हाँ, क्या पता भाई सुप्रीम कोर्ट कोई और मुकदमा चल रहा हो, वो कह देता भाई चलो मैं थोड़ी देर में आपके पास ये मामले को सुनता हूं। लेकिन यहां पर क्या होगा, हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा है। हाई कोर्ट ने जिस भी रीट उन 500 में और उस 30 रीट को डाल देता है, ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, तुरंत प्रभाव से क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए। जब तक आप घर होगे तब तक आपका मौलिक अधिकार आपके हाथों में होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा ये डिले हो सकता है। बस यही एक मामला है जिसमें हाई कोर्ट पावरफुल होता है रीटों के मामलों में, वरना तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ही, अपन पता है। चलो एक बार ये चीजें याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, इनके बारे में आप चर्चा करेंगे। बस इतना याद रखना, रिटें कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की। यही सुप्रीम कोर्ट के पास है, यही हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट इन 5 के ऊपर एक और रिट जारी कर सकता है, उसका नाम है इंजेक्शन, ठीक है, हाँ, और वो आपने याद रखना, आगे चर्चा भी करेंगे। हाँ, उसके उनके ऊपर यूज किया है, तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं, आर्टिकल आपने याद रखना है 133। 133 में क्या दे रखा है भाई, तो हाई कोर्ट के सिविल मामलों के निर्णय की विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। ऐसा कोई सिविल मामला जो, ध्यान से सुनना, जो आपका हाई कोर्ट में चल रहा है, उस हाई कोर्ट वाले की अपील कहां कर सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। इस बात को आपने याद रखना। तो बताइए सिविल मामले कौन से होते हैं? हाँ, जो घरेलू होते हैं, तलाक का हो गया, शादी का हो गया, इस टाइप, हाँ, ये हो गया आपके इस तरीके के जो मामले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिविल मामले। लेकिन आपने मर्डर कर दिया तो वो कौन से हो गए, क्राइम वाले, ठीक है, हाँ, वो क्या हो गए, क्राइम मामले हो गए, याद रखना। तो ये पॉइंट याद रखना, सिविल मामलों की जो अपील की जाती है वो कौन से आर्टिकल में दे रखी है, 133 में। लेकिन जो क्राइम मामले हैं उनकी भी अपील कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट में की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। और वो चीज याद रखना भाई, वो अपन है 134, आर्टिकल नंबर 134 में दंडिक मामले यानी जो क्राइम मामले होते हैं, केसेस होते हैं, उनके विरुद्ध भी क्या की जा सकती है, अपील। यानी आर्टिकल 133 और 134 दोनों पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 133 में तो कौन से हैं, सिविल मामले, ठीक है, हाँ। 134 में क्या है आपका, क्राइम मामले, ठीक है, हाँ, यानी दंडिक मामले, इनकी अपील की जा सकती है। दोनों पॉइंट आपने याद रखना है। हाँ, नॉन वायलेंस कह सकते हो आप। चलिए, हाँ, कौन सा, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, हाँ। आगे देखिए, आर्टिकल नंबर 135। बाकी देखिए अभी तक मैंने आर्टिकल 124 से लेकर आपको आर्टिकल 134 तक पढ़ाए हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट तो यही है। एक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है 143 और एक आपका 145, 45, हाँ, वो मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सी है। बाकी ये 2-3 आर्टिकल हैं, इनको थोड़ा देख लो आप, वरना ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर
इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, अनुच्छेद 135, 135 के अंदर क्या दे रखा है, संघीय न्यायालय की शक्तियां, यानी जो अपना फेडरल कोर्ट था उस फेडरल कोर्ट की सारी शक्तियां किसको दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई। किसको दे दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट को। ये तो अपन पता ही है 28 जनवरी 1950 को। ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, अनुच्छेद नंबर 135 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 136 में क्या दे रखा है, विशेष अनुमति की क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। इस बात को याद रखना, ठीक है। हाँ, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेशल लीव, वो आपका SLP बोला जाता है, जिसको याद रखना। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए, ध्यान से सुना, अब कोई अपना सिविल मामला है, सिविल मामला है, उस सिविल मामले की अपील कहाँ की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है। सिविल मामले कौन से आर्टिकल में, 133 में। क्राइम मामले की कहाँ जाएगी, 134 में, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर यह है, मान लीजिए कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वहां पर SLP को यूज करेगा। भाई आप क्या करिए, हाई कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन मत दीजिए, आप इसकी अपील कहाँ लगा दीजिए, मेरे पास लगा दीजिए, मैं आप खुद क्या करूंगा इसके ऊपर डिसीजन। यानी सुप्रीम कोर्ट उसको खुद अपने पास मंगवाता हो मामले को, ठीक है। हाँ, तो वो चीजें अपन ने याद रखना है। हाँ, तो उसे क्या बोल देते हैं आप, SLP बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, यानी विशेष अनुमति से क्या करनी, आपने अपील करनी। इसमें तो वो करेगा जिसने केस कर रखे, ठीक है, जिनके मामले हैं वो, लेकिन जब खुद करता है। लेकिन याद रखना, सैन्य जो मामले हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट इस पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। जो सेना के कोर्ट होते हैं वहां पर ये नहीं कह सकता भाई आप ये मामला मेरे पास पहुंचा दो, नहीं। ये हाई कोर्ट के मामले हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले, उन मामलों को अपने पास सुप्रीम कोर्ट अपील के दरे मंगा सकता है, ठीक है, इस बात को। लेकिन जो सेना के कोर्ट होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना। आर्टिकल नंबर 100, हाँ हाँ, उनका अलग होता है इसमें, और उनकी चीजें अलग होती है, याद रखना वो चीजें। लेकिन जो हाई कोर्ट का है वो ध्यान में रखना उसके लिए। यहाँ तो अपील आप ही कर रहे हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाँ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पास उस मामले को मंगवाता है, ठीक है, हाँ, तो उसे क्या बोल देते हैं अपना, भाई विशेष प्रकार से। आर्टिकल 137, 137 में क्या दे रखा है भाई, निर्णय या पुनरावलोकन, जिसको आप बोलते हैं। अभी मैंने बताया था ये बात कौन से आर्टिकल में है, 137 में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो डिसीजन होता है वो क्या कर सकता है अपना भाई, बदल सकता है, रिव्यू कर सकता है, दोबारा से चेंज कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट याद रखना। आर्टिकल 123, 123 में क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है, ठीक है। हाँ, और सलाह किसने ली थी, अभी थोड़ी देर पहले अपन KR नारायण पूछा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जज से। तो आर्टिकल 143, 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या कर सकता है भाई, सलाह ले सकता है, इस बात को याद रखना। हाँ, ये मान लीजिए ये प्रेसिडेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है। हाँ, अब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने सलाह दे भी दी, तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, ये मान लीजिए अपना प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले, तो जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज उसको सलाह दे, ना भी दे, मना भी कर सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी हाँ, तो भारत की जो कार्यपालिका है और भारत की न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। और यह बात संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 50 में। जब आप DPSP पढ़ोगे ना, वहां पर यह अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 50, उसमें साफ लिखा हुआ है भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के क्या है, स्वतंत्र है। ना तो वो इसके कार्यों में अड़चन पैदा कर सकता, ना न्यायपालिका कार्यपालिका। इसलिए याद रखना आपने, इसका डिसीजन जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जज इसको वो डिसीजन मतलब वो सलाह दे या ना दे, लेकिन इसकी सलाह माने या ना माने वो राष्ट्रपति के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट याद रखना। यह बात संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई भाई, आर्टिकल नंबर 143 के अंदर लिखी हुई है, याद रखना। हाँ, वह चीज भी हो सकता है। यानी 143 का मतलब क्या होता है,
ले ये सारा याद कर रहे हैं, आर्टिकल याद गुन पावत रहे। हाँ ये, हाँ ये चीजें होती हैं आपका। इसका मतलब ये है, और जब किसी को ये रोग लग जाता है, ठीक है, उस टाइम पर क्या होती है, सलाह देनी बहुत जरूरी है, या फिर सलाह लेनी बहुत जरूरी है। लेकिन लोग सलाह जरूर देते हैं, लेकिन वो अगला माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, और बाध्यकारी नहीं है फिर इस मामले में। तो इस चीज को याद रखना, सलाह दी जा सकती है लेकिन उस सलाह को वो मानेगा नहीं, क्योंकि सलाह तो अच्छी दी जाएगी। तो इसलिए याद रखना, राष्ट्रपति जरूरी नहीं माने, ठीक है। हाँ, अरे मान ले भाई कोई अपना इस लाइन में चला भी जाता है और वो दुखी हो गया, और सलाह लेने भी आ गया मेरे तो मैं कैश को मैं कौन दे सलाह, पहला लेबर सलाह जब स्टार्ट कराया था, ठीक है, तो दी एंड पे सलाह ले रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्वतंत्र हैं, कोर्ट भी और वो भी, सलाह देने वाला भी और प्यार करने वाला भी, ठीक है, दोनों के। पूरा मियाँ बीवी नहीं होते, मियाँ बीवी दूसरा मामले में होते हैं, वो अलग मामला होता है। चलिए आर्टिकल 145 सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 145 क्या कहता है आपसे पूछा जाए तो 145 में दे रखे आपका संविधान पीठ के बारे में दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको बोलते हैं आप, संविधान पीठ। जब भी अपना कोई, ध्यान से सुनना, संविधान शब्द लगा हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई भी मामला होगा, संविधान से संबंधित कोई भी मामला होगा, उस टाइम पर क्या की जाएगी, एक बेंच बनाई जाएगी, ठीक है। हाँ, और उस बेंच के अंदर याद रखना भाई, कम से कम जो जज बनते हैं वो 5 होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 5 जज। टोटल जज कितने हैं, 34 में से जज कितने होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, 5 होने कंपलसरी हैं, जब उस मामले के ऊपर वो डिसीजन दे रहे हैं। और जब वो मामले के अंदर डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो उसमें बहुमत के आधार पर क्या दिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है आपका। दूसरी बात यहां पर, जब भी हमारे संविधान पीठ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए भाई, आपके ओड नंबर में ही होने चाहिए, ठीक है। या तो उस पीठ के अंदर कितने मेंबर हो, 5 हो, या फिर आपके कितने हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, इस तरीके से 15, हाँ ठीक है, ओड नंबर में ही होना कंपलसरी है। 17, ठीक है, हाँ 19, इस तरीके से आपके होने चाहिए। यानी 12 हो गए, 14 हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 14 हो जाते तो 7 ने यस कर दिया और 7 ने क्या कर दिया, नो, तो डिसीजन आएगा नहीं आएगा। इसलिए पहले ही संविधान में यह चीज लिखी हुई है, जब भी हमारा संविधान से संबंधित कोई मामला हो तो जो पीठ में मेंबरों की टोटल संख्या होगी वो हमेशा ओड में ही होनी चाहिए, ताकि फैसला पक्का आए, ठीक है, चाहे गलत में आए चाहे सही में आए, जो भी कुछ है यस या नो में। तो ये पॉइंट याद रखना आपने। और संविधान पीठ का जो अध्यक्ष होगा हमेशा कौन होगा, हमारा सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हमेशा इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा 4 जज और होंगे, ठीक है। हाँ, इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना। आई समझ में? तो 2-3 चीज आगे बताइए। संविधान पीठ का मतलब जो संवैधानिक मामले हैं, ये जो अगर कोई और केस चल रहा है उसमें संविधान पीठ नहीं बनेगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा, मुख्य न्यायाधीश वो अपना वो चीजें। लेकिन याद रखना, संविधान पीठ का मामला खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं, वहां पर क्या बनाई जाएगी, एक संविधान पीठ बनाई जाएगी, ठीक है। फिर पूरी चीज देखी जाएगी और फिर क्या जाएगा, रेशो के आधार पर। अभी जैसे अपन मामले पढ़े थे, सारे में क्या पढ़ी थी, न्यायपीठ पढ़ी थी, और सभी में आप देखोगे विषम के ही क्या थे, अपने सारे के सारे जजों की संख्या थी, ठीक है। पीछे अपन ने चर्चा कर ली है, वो सारी की सारी याद रखना। तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपने इसमें, आर्टिकल नंबर 145 से रिलेटेड ये पॉइंट से अपने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज कौन है भाई, सूर्यकांत शर्मा। सूर्यकांत शर्मा जो हैं, याद रखना, वर्तमान में हमारे सीजीआई हैं। इससे पहले कौन थे, इससे जस्ट पहले कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़, वो थे आपके BR गवई। हाँ, वो कौन थी, BY चंद्रचूड़, BY चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। और जो अपन पढ़ा था वो DY चंद्रचूड़ थे। अभी पढ़ा था अपन सबसे लंबा कार्यकाल, हाँ, उसी का बेटा ये,
हाँ, वो वीवाई चंद्रचूड़ पढ़ा अपन है ना, अभी देख लेते हैं, वो उसी का बेटा था ये, जो अभी रिटायर हुए अपने, याद रखना। हाँ, वो भी चंद्रचूड़ ही थे, ठीक है। हाँ, उसके बारे में भी आप पे बात कर रहे थे। ये रहा, वो वी वाई है, ये डी वाई, ये देखो, देखिए जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। और ये क्या है, वाई वी चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु बोलते इसको, इसको आपने याद रखना है ये। हाँ, डी वाई चंद्रचूड़, हाँ गवई से पहले थे, ये इसी का बेटा था, ठीक है। यानी बाबू बेटा दोनों क्या रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीजे रह चुके हैं। हाँ हाँ, पर वो तो करवा दिया ना, ठीक है, ये अपन ने थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, अब यदि हम बात करें, अपना ये था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारी की सारी बातें, ध्यान रखना भैया आपने। अब हम बात करते हैं अपना हाई कोर्ट। बताइए हाई कोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया आपके, जो एक राज्य के जो मामले सुनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं आप, हाई कोर्ट बोलते हैं। एक तो बात ये याद रखनी, हाई कोर्ट से रिलेटेड ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट अपना कंप्लीट। प्रश्न पूछा जाए, जो हाई कोर्ट हैं भारत में, हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1861 उच्च न्यायालय एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट ही होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय एक्ट के तहत क्या करी गई थी, स्थापना करेगी। और भारत में 3 हाई कोर्ट एक साथ बने थे, कब, 1862 में, ठीक है। एक तो कहाँ बना था, कोलकाता में, एक हाई कोर्ट बना। एक कहाँ बना था, बॉम्बे में। एक कहाँ बना था भाई, मद्रास में। 3 जगह पर अपने क्या बने थे भाई, हाई कोर्ट बने थे, इस बात को आपने याद रखना। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, तीनों हाई कोर्ट। हाँ हाँ, एक साथ 1862 में ही बने, तीनों के तीन तो भारत में। जब ये अपने ये एक्ट आया था, याद रखना, उस टाइम पर भारत के जो वायसराय हुआ करते थे वो कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था उनका, लॉर्ड कैनिंग नाम के एक वायसराय थे। इन्हीं के टाइम पर 1857 का रिवोल्ट यानी क्रांति हुई थी, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हिस्ट्री में हैं। उसके बाद याद रखना, 1866 में भारत के अंदर एक और हाई कोर्ट बना था, जिसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट। 64 में नहीं होगा, 66 में होगा, चेक करना, देखना। हाँ, तो 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इसको चेक भी कर लेंगे। इसमें वर्तमान में सबसे ज्यादा क्या है, जजों की संख्या, सबसे ज्यादा जजों की संख्या वो इसी हाई कोर्ट में है, इस बात को याद रखना। चलिए आगे देखो अपना, अब हम बात करते हैं इन हाई कोर्टों का जिक्र संविधान के कौन से भाग में दे रखे, आपसे पूछा जाए तो भाग नंबर 6 में, ठीक है। हाँ हाँ, ये भाग 6 में, पार्ट नंबर जो 6 है, याद रखना। और आर्टिकल की बात करें यहाँ पर कौन सा होगा आपका भाई, वहां पर अपन अभी पढ़ा 124 से लेकर 147, यहाँ पर उल्टा करना अपन 214 से 237 तक, ठीक है। 237 तक पढ़ेंगे, जिसमें अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाएंगे 37 तक, ठीक है। हाँ, हाई कोर्ट टोटल वर्तमान में हाई कोर्ट कितने, 25 हाई कोर्ट वर्तमान में है, इस बात को। हाँ क्या 34 सुप्रीम कोर्ट में, तो चलिए याद रखना आपने, यहाँ पर 25 हाई कोर्ट है, उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर 5-6 का आर्टिकल याद रखने, जितने यहाँ करें ना इतने यहाँ नहीं। अब आर्टिकल का थोड़ा कम और चीजें अपन समझने वाली आ गई, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आर्टिकल इधर 214 अपन याद रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, हाई कोर्ट का जो वर्णन, हाई कोर्ट देखिए, एक राज्य में भी होता है हाई कोर्ट, एक केंद्र शासित प्रदेश में। एक ऐसा भी हाई कोर्ट होता है जो 2 राज्यों का एक ही होता है। एक ऐसा हाई कोर्ट भी होता है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का भी होता है, ठीक है, बात समझना। एक तो ऐसा हाई कोर्ट जो सिर्फ स्टेट का होता है, एक ऐसा हाई कोर्ट जो 2 स्टेटों का हो सकता है, एक ऐसा हाई कोर्ट जो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी का होगा, और एक ऐसा हाई कोर्ट जो सिर्फ किसका होगा, यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली खुद का हो गया, ये जैसे अपना हरियाणा और चंडीगढ़ का हो गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन सभी, हाँ उसमें आ गए।
अंडमान वो तो यूनियन स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सेकंड बड़ा, हाँ इसमें ये चीजें। उसके बाद स्टेट में जैसे हिमाचल प्रदेश राजस्थान ये अकेले अकेले का है। तो यानी यहीं पर ध्यान से सुनना, आर्टिकल नंबर जो 214 है उसके अंदर क्या दे रखा है, प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा भाई, एक हाई कोर्ट होगा। ये बात संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल नंबर 214 में। फिर क्या किया गया, ध्यान से सुनना भाई, एक अपना अनुच्छेद याद रखना, कौन सा, 230। 230 में क्या दे रखे हैं भाई, एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम भारत में 14 राज्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है, हाई कोर्ट बने थे, राज्यपाल से भी संबंधित हैं। इसमें क्या कहा गया भाई, संसद विधि, कौन, संसद विधि बनाकर किसी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार को का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों में कर सकती है, याद रखना। यानी एक हाई कोर्ट क्या हो सकता है भाई, आपका राज्य का भी हो सकता है और यूनियन टेरिटरी का भी हो सकता है। यह बात अपन याद रखना, कौन सा आर्टिकल में लिखी हुई है, 230 में। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, यह बात तो कौन से में, 214 में। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का हाई कोर्ट होगा, यह बात कौन से आर्टिकल में दे रखी है, 230 में दे रखी है। आई बात समझ में। अभी जस्ट आगे देखोगे आप यहां पर आर्टिकल 231 में क्या दे रखे हैं, 231 में ये दे रखे हैं वे संसद एक ही हाई कोर्ट को 2 या 2 से अधिक राज्यों का बना सकती है। ठीक है, हाँ तो देखिए, एक तो 214, एक 230 और एक आपने याद रखना 231 और एक आपका 241 यहां पर। अब समझो, इसमें 214 में तो क्या दे रखे हैं भाई, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, ये बात दे रखी है। उसके बाद 230 में क्या दे रखे हैं भाई, राज्य के साथ आप क्या मिला सकते हैं, यूनियन टेरिटरी मिला सकते हैं। ठीक है, हाँ 231 में क्या है, राज्य के साथ हम राज्य का भी हाई कोर्ट बना सकते हैं, यानी एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट होगा। और 241 में क्या दे रखे हैं, संसद विधि बनाकर केंद्र शासित प्रदेश का भी हाई कोर्ट बना सकती है। ठीक है, यूटी का। क्या चीज, ये 230 में, अच्छा अच्छा, इसमें एक साथ आ जाए फिर उसमें। ठीक है, इसमें जो भर्तियां होती हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो कह रहे हुए, हाँ हाई कोर्ट, इसके सब क्लोज वगैरह दे रखे हैं, सब क्लोज, चलो चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये याद रखना है, आर्टिकल 214 को अच्छे से याद रखना, और एक 241, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, हाँ बस, हाँ चलो एक बार, एक मिनट रुकिए, आप ये तीनों आर्टिकल समझिए एक बार। 214 में क्या दे रखा है, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। 231 में क्या होगा भाई, एक ही हाई कोर्ट है जो वो 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको उसके साथ क्या जोड़ लेते हैं, यूनियन टेरिटरी ऐड कर लेते हैं। लेकिन 241 जो आर्टिकल है वो क्या होगा, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट होगा। ठीक है, इफ जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, दिल्ली, दिल्ली जो है, दिल्ली का जो हाई कोर्ट होगा वो आपने याद रखना भाई, वो किसके अनुसार होगा, आर्टिकल 241। इफ जैसे मैं बात करूं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, तीनों का हाई कोर्ट होगा, तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 231 हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक राज्य का देखो, इसमें हर राज्य का हाई कोर्ट तो बन ही रहा है, तो यानी हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है, 214 में है, याद रखना। लेकिन एक हाई कोर्ट 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है, यह बात याद रखना, आर्टिकल 231। हाँ चंडीगढ़ में, लेकिन तीनों का है एक ही हाई कोर्ट, इस बात को याद रखना। चलिए, हाँ अरुणाचल प्रदेश का अकेले का, अरुणाचल प्रदेश का अकेले का हाई कोर्ट है, याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, देखिए आर्टिकल 214 हो गया, 214 के बाद आर्टिकल 215। ठीक है, हाँ 215 में क्या दे रखा कि हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है, यानी रिकॉर्डेड मामला। बताइए सुप्रीम कोर्ट क्या अभिलेखीय न्यायालय है, कौन से आर्टिकल में,
129, कौन सा 129। यानी ये जो बात 215 में लिख रखी है सुप्रीम कोर्ट में, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है भाई? 129 में। ठीक है, वही सेम टू सेम बातें हैं, अपने मामले को रिकॉर्ड करेगा ताकि उनको प्रयोग किया जा सके। आर्टिकल नंबर 216 में क्या दे रखा है? हाई कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में था? 124 में। ठीक है, ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का 124 में था, हाई कोर्ट का याद रखना कौन से में भाई? 216। इसमें क्या दे रखा है भाई? जो 216 भाई, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, उसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 217 में क्या दे रखा है? अपॉइंटमेंट। बताइए, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा या राज्यपाल? हाँ, तो याद रखना कौन करेगा भाई अपॉइंटमेंट? राष्ट्रपति ही करेगा। ये एकमात्र ऐसा मामला है, चाहे हाई कोर्ट का जज और चाहे सुप्रीम कोर्ट का, सभी की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाली जो राज्यपाल करेगा। ठीक है। हाँ, योग्यता, हाई कोर्ट में यदि किसी को जज बनना है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो उसके लिए याद रखना भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। वो तो सेम ही बात है। हाँ, तो यहां पर क्या होना चाहिए? 10 वर्ष तक जज रहा हो। हाँ, जज रहा हो, या फिर ना 10 वर्ष ही होगा, 10 वर्ष वकील रहा हो, वकील रहा हो, दोनों में से कोई एक होने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है? 5 साल जज रहा हो और 10 साल वकील। सुप्रीम कोर्ट में 5 और 10 होती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 10-10 होती हैं। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में जो 10 साल का जज का एक्सपीरियंस माना गया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। ठीक है। हाँ, तो वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला जज तो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला कहा जाता है हाई कोर्ट। यदि हाई कोर्ट में यदि किसी को 5 साल काम करते हो जाते हैं, उसको फिर अपॉइंटमेंट कहाँ कर दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाता है। वकील का दोनों में ही 10-10 साल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कहाँ? हाँ, कहीं भी कर चुका हूं। हाँ। तो 10-10, यानी बस फर्क इतना याद रखना है, यहां पर क्या होना चाहिए? 10-10 का मामला होना चाहिए, इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। लेकिन वहां पर 5 और 10। बताइए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष, 62, 62 वर्ष तक की जो एज होती है, ठीक है, हाँ, वो इनका टेन्योर होता है, कार्यकाल। लेकिन पहला कितना आया करता है इनका? पहले कार्यकाल 60 वर्ष ही हुआ था। ठीक है। हाँ, फिर कितना है? 2 साल बढ़ाया गया था। हाँ, तो कौन सा संविधान संशोधन था? 15वां, 15th कॉन्स्टिट्यूशन 1963। ठीक है। हाँ, यानी 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, जिसमें हमारे क्या किए गए थे? हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, 60 से लेकर 62 वर्ष कर दिया गया था। याद रखना आपने। हाँ। हाँ, भी जो पहले जो इनका कार्यकाल कितना होता था? 60 वर्ष होता था, याद रखना आपने, 60 वर्ष। लेकिन 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष जो कराया गया है, वो कब कराया गया है भाई? 1963, 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के तहत। हटाया कैसे जाएगा? इसको हटाया वही, जैसे अपना क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जजों के समान सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन हटाती है? हमारी संसद। इसी प्रकार वो सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है। हाँ, और त्यागपत्र बताइए किसको देंगे? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देंगे? अपना राष्ट्रपति को। यानी जो हाई कोर्ट हुआ चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ, दोनों के काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। बस फर्क किसमें आता है? शपथ में। ठीक है, शपथ यानी ओथ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट के जजों को शपथ राज्यपाल दिलाता है, न कि राष्ट्रपति। सिर्फ शपथ में फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, दोनों की याद रखना आपने। मुख्य न्यायाधीश। कोलिजियम।
उसमें राज्यपाल को इंक्लूड कर लेता, वो इसमें राज्यपाल को इंक्लूड कर लेता है, इस बात को याद रखना। उसमें फिर आपका देखो, उसकी सीजीआई की तो होती है प्रमुख भूमिका, राज्यपाल को भी शामिल किया जाता है। हाँ, दोनों में ही आपका लिया जाएगा। हाँ, वो उस राज्यपाल को तो इंक्लूड करे ही करेगा। राज्यपाल होता कौन है? राष्ट्रपति का ही तो होता है, इसी के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, इससे सिर्फ सलाह। लेकिन राज्यपाल की जो सलाह वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, उसको जरूरी नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा पर राज्यपाल कंपल्सरी लेना है। ठीक है, हाँ, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। लेकिन राज्यपाल को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि राज्यपाल जो होता है उस राज्य के अंदर, जैसे हरियाणा है या कोई भी हुआ, तो जो राज्यपाल होता है वो किसका होता है? केंद्र सरकार का ही। एक केंद्र सरकार के द्वारा ही क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति की जो है अपॉइंटमेंट करता है, किसकी सलाह से? तो वो याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह से। कहीं ना कहीं इसमें राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल का भी तो कोर्ट में क्या होता है? हस्ताक्षेप होता है, क्योंकि शपथ दिलाने का काम किसका होता है? राज्यपाल का। तो इसको भी क्या किया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। हाँ, राज्यपाल। बाकी सारे ए टू जेड काम राष्ट्रपति करेगा, सिर्फ शपथ को छोड़ के। ठीक है, हाँ, सिर्फ शपथ को छोड़कर बाकी सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा। चलो आगे चलिए। अब देखिए, शपथ की बात आई गई, तो बताइए इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ओथ। अच्छा, आर्टिकल नंबर 221 221 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछा। जो मेन आर्टिकल है उनके ऊपर बात करी मैंने। आर्टिकल जो 221 है उसमें क्या दे रखा? वेतन और भत्ते। तो बताइए, हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है, मुख्य जो जज होता है उसकी सैलरी कितनी होती है भाई? 2.5 लाख होती है। और जो आपके अन्य जज होते हैं, अन्य जज, उनकी सैलरी कितनी होती है? 2,25,000। ठीक है, हाँ, यानी 25 कम कर दीजिए, तो यानी 2.25 आप बोल सकते हैं, 2,25,000। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद अनुच्छेद 222 क्या कहता है? जजों का ट्रांसफर। ठीक है, जजों का ट्रांसफर कौन करेगा? राष्ट्रपति। वही कॉलेजियम की सलाह से करेगा, याद रखना। जजों का ट्रांसफर भी याद रखना इस पॉइंट्स को। और सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ कहां होता है? हाई कोर्ट में। चलिए, आर्टिकल नंबर 222 में जजों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। आर्टिकल 222 में हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है, इस बात को याद रखना। आगे, अनुच्छेद 223 क्या कहता है? ट्रांसफर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जजों की, देखो ध्यान सुना, जजों की संख्या बढ़ाना और घटाना ये काम तो होता है पार्लियामेंट का, संसद का। ध्यान से सुना, किसका होता है? संसद का। बाकी जो काम होते हैं वो सारे के सारे क्या करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब ऐसे काम करता है न्यायपालिका संबंधित, तो सलाह किससे लेता है? कॉलेजियम से। ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन यदि न्याय के अलावा कोई भी राष्ट्रपति काम कर रहा है, जैसे राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कर रहा है, कैग की अपॉइंटमेंट कर रहा है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के चीफ की अपॉइंटमेंट कर रहा है, जब किसी की भी अपॉइंटमेंट कर रहा है उस टाइम पर सलाह किसे ली जाती है? प्रधानमंत्री से, यानी मंत्रिपरिषद से। ठीक है, बाकी सारे काम किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री। लेकिन जो न्यायपालिका से जुड़े हुए काम है वो कॉलेजियम का मतलब क्या होता है? सीजीआई। ठीक है, इस बात को। हाँ, आर्टिकल नंबर 223 में क्या दे रखा है? कार्यकारी मुख्य जज की जो नियुक्ति है उसके बारे में यहां पर दे रखा है। कार्यकारी मुख्य जज की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, हाँ, और यहां पर भी वो याद रखना भाई, उरे भी राज्यपाल से सलाह ली जाती है। हाँ, कार्यकारी कौन सा होता है? अभी आपने पढ़ा था,
हाँ मतलब भाई बीमार वगैरह हो जाता है उस टाइम पर, जैसे वहां पड़ी थी सेम टू सेम कहानी है, बस ये आपा ने इतना ज्यादा वो नहीं करना। तो ये पॉइंट याद रखना। अनुच्छेद 223 जो है कार्यकारी मुख्य जज, जो जिसमें राज्यपाल से भी क्या ली जाती है भाई, यहाँ पर सलाह ली जाती है, याद रखना इसके अंदर भी। तो राष्ट्रपति याद रखना अपने। उसके बाद अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, हाँ वह आपकी कहां पर दे रखी है भाई, आर्टिकल नंबर 224 के अंदर दे रखी है, ठीक है हाँ। और सेवन वही चीजें आ गई जैसे वहां पर क्या पढ़ा था, तयदर्श न्यायाधीश पढ़ा था, यानी अन्य हाई कोर्टों से जजों को क्या करना, बुलाना, गणपूर्ति करने। और सेवानिवृत्त मतलब रिटायर जज, ठीक है, यानी वहां पर ये बातें कौन से आर्टिकल में थी, 126, 127 और 128 में। यहां पर कौन से आर्टिकल में है, 223, 224 और 224 ए, ठीक है, सेम टू सेम बातें हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, जब भी किसी हाई कोर्ट में जजों की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है जो बातें सुप्रीम कोर्ट में लिखी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो अपना सैलरी वगैरह के बारे में जो लिखा हुआ था वो याद रखना आपका कौन से आर्टिकल में था, सुप्रीम कोर्ट में 125 के अंदर था, ठीक है हाँ। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब हम बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट तो प्रत्येक राज्य, कितने हाई कोर्ट है टोटल भाई, 25 हाई कोर्ट हैं। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं 25 हाई कोर्टों के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर कुछ नाम ले लेता हूं, जिसमें एक नाम याद रखना, बताइए फातिमा बीबी कौन थी, बोलो। अच्छा, उसके बाद दूसरा नाम याद रखना भाई, लीला सेठ। तीसरा नाम याद रखना है यहां पर अन्ना चांडी। तीन महिलाओं के मैं नाम लिख पा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपसे पहला प्रश्न पूछा है, देखिए ध्यान से सुनना एक बार, मेरे को ये बताओ आप, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में जज है, चाहे वो मुख्य हो चाहे कोई भी हो, जज है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, जज ही बोलेंगे या कुछ और भी नाम होता है, जज ही बोलते हैं। उसके बाद आप बात करें, यहां पर ध्यान से सुनना, दूसरा, यदि कोई हाई कोर्ट में है उसको भी क्या बोलेंगे, जज ही बोलेंगे। यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो उसको भी जज ही बोलेंगे। यानी जो काम अपना हो रहे हैं, मान लो आप जैसे बोलते हैं, जो पढ़ाता उन सभी को क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, मास्टर, ठीक है। उन्हीं टीचर में कोई प्रिंसिपल बनता है, कोई कौन सा वो बनते हैं अलग अलग, लेकिन कहलाते तो सारे के सारे क्या हैं, टीचर ही कहलाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या चीजें समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए, जो फातिमा बीबी है सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज पूछा जाए तो वो कौन थी भाई, फातिमा बीबी। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट में पहली महिला जज बताइए कौन थी, ठीक है हाँ, मुख्य जज, बल्कि मुख्य जज कहोगे आप। हाई कोर्ट में मुख्य जज कौन रही थी, वह लीला सेठ। हाई कोर्ट कितने हैं, 25। तो कौन से हाई कोर्ट में बनी थी ये, शिमला हाई कोर्ट में। और शिमला हाई कोर्ट किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश की बनी थी। मुख्य मतलब मुख्य न्यायाधीश, हाँ, हाई कोर्ट में पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, नहीं वो तो फिर मुख्य थोड़ी थी फातिमा तो, फातिमा तो 33 जजों में शामिल थी, याद रखना, इसमें थी 33 जजों के अंदर थी, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद आगे चलो, अन्ना चांडी से क्वेश्चन क्या बनेगा, अन्ना चांडी से क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली महिला जज बताइए, पहली महिला जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली महिला जज की बात करें, ठीक है हाँ, तो वो कौन थी भाई, अन्ना चांडी, हाँ अन्ना चांडी, हाँ चांडी, अन्ना चांडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस राज्य का था, केरल का।
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी सर्च करके आप लिख सकते हो, जरूरत भी नहीं है। बस ये 3 महिलाओं के नाम याद रखने जजों के रूप। फातिमा बीबी कहाँ बनी है? सुप्रीम कोर्ट में। लीला सेठ कहाँ बनी है? तो हाई कोर्ट में। अन्ना चांडी कहाँ बनी है? केरल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एक हाई कोर्ट की, एक सुप्रीम कोर्ट की। बताऊंगा, रुक जाए 1 मिनट। इसके डेट ऑफ बर्थ सारी निकाल के लेके आता हूँ हिस्ट्री। हाँ बताऊंगा, अभी डटो दो, रुको एक बार। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब आप पे बात करें, 53 सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बन चुके हैं। कितने अपने क्या बने होंगे जज, सभी का मैं जीवन परिचय पढ़ूंगा, बायोग्राफी, फिर सारे ही बताऊं। हाँ, फिर सारे ही बात बताएं। फातिमा भी अभी एक बार और आएगी, इसका फोटो दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये रही फातिमा बीबी। मेरे को पता था जरूर पूछेगा फातिमा बीबी के बारे में, पहली फोटो ले गया। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाइए जहां पर। चलिए अब सुनिए ध्यान से, यहां पर तो अपना हाई कोर्ट, ये तीनों महिलाओं के नाम याद रखने अपन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला नाम आ गया आपका फातिमा बीबी, दूसरा नाम आ गया आपका अन्ना चांडी, तीसरा नाम आ गया आपका इंदु मल्होत्रा, पर्सन बाद में लिखूंगा, पहले मैं ऑप्शन लिखता हूं, इतना आप तैयार कर लोगे। हाँ, और फिर नाम आता है आपका यहाँ पर लीला सेठ, लीला सेठ। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है, भारत में पहली महिला न्यायाधीश यानी जज, पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? कौन बनी? तो भारत में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? ये 4 आपके पास ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या आएगा? इंदु मल्होत्रा दे रहे उत्तर, एक तो देखिए, ठीक है, इंदु मल्होत्रा। मैंने पहले तो यहाँ लिखा ही है 3, और पहली बतानी है, इंदु मल्होत्रा तो नाम ही नहीं है यहाँ। फातिमा बीबी साहब, और कोई बदलना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया। यदि यही क्वेश्चन मैं ये कर देता हूं कि भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो क्या उत्तर आएगा? फातिमा बीबी। यदि मैं यहां पर हाई कोर्ट लगा दूं तो उत्तर क्या आएगा इन चारों में से? लीला सेठ। ठीक है, हाँ, और फिर यहां पर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर दूं तो फिर क्या आएगा? अन्ना चांडी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आवाज नहीं इतनी। तो देखिए यहां पर, अब मैंने यहां पर ऐसा कोई भी शब्द का वर्णन नहीं किया। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे पूछ क्या रहा है? पहली महिला पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो पहली महिला किसी भी कोर्ट में नहीं, ऑल ओवर सभी कोर्टों की बात हो रही है। तो उन सभी कोर्टों में नाम आए तो फिर क्या आंसर आएगा आपका? अन्ना चांडी। यानी इन तीनों में जो पहले नंबर पर बनी थी वह कौन बनी थी? अन्ना चांडी थी। ठीक है, इसको याद रखना आपने, यानी ऑल ओवर पूरे भारत की। ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट में सुप्रीम जज तो कहलाएगी। तो भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वह आएगी अन्ना चांडी, चाहे वो बनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन बनी जज ही थी वो, याद रखना आपने। ये पॉइंट्स आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आपका शायद 1956 के आसपास की बात है, बाकी कंफर्म कर लेना इसको। ओके ओके, हो गया सभी का ये? तो ये, हाँ, ये पॉइंट याद रखना भाई आपने यहाँ पर इनके बारे में। ठीक है, हाँ, मैंने महिलाओं से संबंधित। अब आपने जो 25 हाई कोर्ट हैं उनके हम नामों की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ नंबर 1, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम, जो अपना
भारत का मानचित्र है, ऊपर सबसे ऊपर है श्रीनगर। तो आपसे पूछा जाए जो श्रीनगर जो हाई कोर्ट है, श्रीनगर हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर आपको ऐसे नहीं पढ़ते, आपको जहां से क्वेश्चन बढ़ेंगे ना वो देखो एक बार। अच्छा, पहला पॉइंट है आपसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक, हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़। बताइए बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना के अंदर है, और राजधानी भी क्या है? पटना। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला के अंदर है। तो बताइए उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। आई बात सुनने। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो यानी कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जो राजधानियों के अंदर नहीं, राजधानियों से बाहर बने हुए हैं। तो पहला आप उन्हीं हाई कोर्टों की बात करें। हाँ ठीक है, क्योंकि आपको पर्सन क्या बनेगा, ध्यान सुनना, आपको एक नाम दे देगा हाई कोर्ट का कि बताइए राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है। आप ये सोचेंगे राजधानी में है, लेकिन वो राजधानी में नहीं है। तो पहले वही लिख लेते हैं, यानी ऐसे हाई कोर्ट जो राजधानी से बाहर हैं, बस इतना लिख लो। अपन तो समझन से मतलब है, ध्यान सुनो। तो सबसे पहला यदि मैं बात करूं यहां पर, वो नाम याद रखना आपने, जोधपुर हाई कोर्ट। बस अब मैं जैसे लिखवा रहा हूं उस हिसाब से आप लिखोगे। जोधपुर जो हाई कोर्ट है वो राजस्थान का भी, राजस्थान का। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर अहमदाबाद हाई कोर्ट। अहमदाबाद हाई कोर्ट। अहमदाबाद हाई कोर्ट की यदि मैं बात करूं, ये किस राज्य का है? गुजरात का। अहमदाबाद गुजरात का है, याद रखना। लेकिन अहमदाबाद गुजरात का, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हाँ, राजधानी गांधीनगर, मैं राजधानी से बाहर के बता रहा हूं। तीसरा याद रखना आपने, कोचिन हाई कोर्ट। हाँ, कोचिन जो हाई कोर्ट होगा वो याद रखना भाई कहाँ का होगा? केरल का। ठीक है, कहाँ का होगा? केरल का। उसके बाद हम बात करें यहां पर, चौथा नंबर पे याद रखना है कटक हाई कोर्ट। हाँ, कटक जो हाई कोर्ट होगा वो ओडिशा, ओडिशा। कटक हाई कोर्ट उड़ीसा का। पांचवा यदि मैं बात करूं यहां पर कटक के बाद, वो आपने याद रखना है इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट। हाँ, गुवाहाटी असम। असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन कोर्ट गुवाहाटी में है। उसके बाद छठे नंबर पर वो याद रखना भाई, नैनीताल हाई कोर्ट। नैनीताल हाई कोर्ट, उत्तराखंड। याद रखना, नैनीताल हाई कोर्ट उत्तराखंड। उसके बाद हम बात करें सातवां, सातवां याद रखना है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप लिखोगे यहां पर, उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट। भोपाल राजधानी है लेकिन कोर्ट जबलपुर। जबलपुर में हाई कोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। इलाहाबाद के नाम से ही चलता है। ठीक है, अब भी नाम इसका इलाहाबाद ही हाई कोर्ट है, याद रखना। नाम चेंज नहीं हुआ इसका। हम्म। हाँ, शहर का नाम प्रयागराज हो चुका है, याद रखना। तो यानी ये 8 ऐसे हाई कोर्ट पूरे भारत में, हाँ, राजधानी से 12। बाकी जो आपके बच्चे के सारे कहाँ पर होंगे? राजधानियों के अंदर होंगे। यानी पहले अपन ऐसे हाई कोर्ट, तो बताइए जोधपुर हाई कोर्ट किस राज्य का है? राजस्थान का। अहमदाबाद गुजरात का। कोचीन केरल का। कटक उड़ीसा का। गुवाहाटी असम का। नैनीताल उत्तराखंड का। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का। जबलपुर मध्य प्रदेश का। अब हम बात करते हैं आगे, आगे ऐसे हाई कोर्ट जो ज्वाइंट है आपके। ठीक है, हाँ, ऐसे हाई कोर्ट जो ज्वाइंट हैं उसके ऊपर आप बात कर लेते हैं। चलिए आगे आ जाएगा आगे, लेकिन चलो ठीक है, स्लाइड खाली। चलिए अब हम बात करते हैं
ऐसी हाई कोर्ट जो ज्वाइंट हैं, जो संयुक्त हैं, संयुक्त हाई कोर्ट है, उनके ऊपर आप बात करते हैं। ठीक है, याद रखना। अब मैं यहाँ पर पूरे 25 के 25 कवर करवा दूंगा सारे के सारे। मैंने पहले आउट ऑफ कैपिटल बता दी थी, राजधानी से बाहर। अब सुनना ध्यान से यहाँ पर। पहला नंबर एक पे, नंबर एक यहाँ पर याद रखना भाई, वो श्रीनगर। अब मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा। श्रीनगर हाई कोर्ट, श्रीनगर जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट किसका भाई? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम बात करें यहां पर दूसरा, श्रीनगर के बाद याद रखना, पहले ज्वाइंट ही लिखवा देता हूं आपको, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है याद रखना, वो आपका हरियाणा, पंजाब और खुद चंडीगढ़ का। ठीक है। तीसरा यदि मैं बात करूं यहां पर, वो याद रखना भाई, इसके चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बाद वो याद रखोगे आप, बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट। और बम्बई हाई कोर्ट जो होगा वो महाराष्ट्र का होगा, गोवा का भी यही है। ठीक है, हाँ, गोवा का भी है, महाराष्ट्र का भी है। और याद रखना, एक अपना यूनियन टेरिटरी है, दादर नागर हवेली। ठीक है, इसका भी हाई कोर्ट यही है। उसके बाद चौथा यदि मैं बात करूं, वो याद रखना, अपने संयुक्त जो हाई कोर्ट है वो कोचीन। कोचीन जो हाई कोर्ट है याद रखना, वो किस किस राज्य का है? केरल का भी है और लक्षद्वीप का। केरल और लक्षद्वीप। ठीक है। उसके बाद पांचवें पे हम बात करें तो कोचीन के बाद वो आप याद रखना भाई, अगला, हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट को भी अच्छे से याद रखना। कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट की यदि मैं बात करूं, कलकत्ता हाई कोर्ट, तो ये आपका किस किस राज्य का होगा? तो वेस्ट बंगाल का भी होगा, वेस्ट बंगाल प्लस में अंडमान निकोबार। निको, ठीक है। उसके बाद, हाँ, हाँ, इसको कोचिन को एरना बोला। और बाकी याद रखना, जैसे मैंने अब बता दिया, महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली, इसी मुंबई हाई कोर्ट की एक ब्रांच है, खंडपीठ बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, वो गोवा के अंदर भी स्थापित है। ठीक है, लेकिन मेन कोर्ट तो क्या होगा उसका? मुंबई ही होगा। उसकी एक ब्रांच खोली गई है वहां पर। ठीक, हाँ हाँ, ऐसा इस तरीके से ब्रांच खोली जाती है, याद रखना। कलकत्ता जब जा, हाँ हाँ, खंडपीठ बोलते हैं उसको, ब्रांच कह लीजिए, खंडपीठ। कलकत्ता के बाद आप लिखिए गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो होगा वो किसका भाई? असम का। असम राज्य का है, याद रखना एक तो। दूसरा यदि मैं बात करूं, असम के बाद वो, ध्यान से, असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश भी इसी में आ जाएगा, नागालैंड और मणिपुर, चारों का। ये हाई कोर्ट भी आपका ज्वाइंट होगा। तो आपने देखो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश 1 2 3 4 5 6 6, एक केंद्र शासित प्रदेश अपना कौन सा रह गया? पांडुचेरी। ठीक है, हाँ, यानी चेन्नई हाई कोर्ट पूछा जाए, चेन्नई हाई कोर्ट वो किसका होगा? तमिलनाडु प्लस में पांडुचेरी। बस, सात ही ऐसे हैं जो आपके क्या है? ज्वाइंट है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? अलग अलग हैं। वो थोड़ा सा आपने याद रखना। चेन्नई जो हाई कोर्ट है, तमिलनाडु और पांडुचेरी। हाँ, हाँ, और मिजोरम का क्या दे रखे हैं?
रुकिए भाई, क्या ये देखना, चेक करना इसमें क्या आ गया। आप जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे हाई कोर्ट जो आपके क्या है, संयुक्त हाई कोर्ट हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर देखो यहाँ पर मिजोरम आएगा, मणिपुर का तो अलग से 2013 में बन गया था, ठीक है। हाँ, उसको थोड़ा चेक करना। देखिए, श्रीनगर हाई कोर्ट जो है वो याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। चंडीगढ़ हाई कोर्ट हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का है। बम्बई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली। कोचीन हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का है। कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार का। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट होगा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का। चेन्नई जो हाई कोर्ट होगा वो याद रखना भाई आपने, चेन्नई जो हाई कोर्ट है वो आपका तमिलनाडु। यानी ये ऐसे हाई कोर्ट है 7 जो संयुक्त हैं, इस बात को याद रखना। अब चलिए अगले हाई कोर्ट की यदि मैं बात करूं जो से आपने याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, 7 हो गए। 8वां हाई कोर्ट की हम बात करें, 8वां याद रखना भाई शिमला हाई कोर्ट। शिमला हाई कोर्ट किस राज्य का होगा, हिमाचल, क्योंकि अब तो एक एक राज्य के होंगे सारे के सारे जो लिखवाऊंगा अभी, हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद याद रखना आपने 9वां, बताइए जबलपुर हाई कोर्ट, सॉरी जबलपुर नहीं, जोधपुर हाई कोर्ट बताइए, राजस्थान का। मैं 25 पूरे करवा रहा हूं अब आपको, ठीक है। 10वां हम बात करें अहमदाबाद हाई कोर्ट, शाबाश, गुजरात। उसके बाद भाई आपका वो याद रखना बेंगलोर हाई कोर्ट किसका होगा, कर्नाटक का, ठीक है। हाँ, कोचिन तो आ चुका है यहाँ पर और बम्बई भी आ चुका है, याद रखना। 12वां हाई कोर्ट की यदि हम बात करें यहाँ पर, वो याद रखना भाई, इसमें हैदराबाद हाई कोर्ट, हैदराबाद तेलंगाना का, किसका होगा, तेलंगाना का। उसके बाद 13वें नंबर पर याद रखना आपने अमरावती हाई कोर्ट जो होगा वो किसका होगा, आंध्र प्रदेश का। बताइए भारत का सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है, अमरावती, ठीक है। हाँ, अमरावती। 14वां, हाँ, अमरावती के बाद हम बात करें अमरावती, हाँ 2014 में नहीं बना, 2014 में तो राज्य बना, 2019, ठीक है। हाँ, यानी अमरावती हाई कोर्ट जो है 2019, लेकिन हाँ, वो अमरावती जो हाई कोर्ट 2019 में बड़ा, याद रखना। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग 2014 में, 2 जून 2014 को, यानी राज्य तो कब अलग हुआ है, 14 में। कोर्ट कब बने आपसे पूछा जाए तो 19 में। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनी कब है ये, तो ये याद रखना 2024 में, ठीक है। अब 2024 में, हाँ, तो पहले इन दोनों की राजधानी इकट्ठी होती थी हैदराबाद, ठीक है। 10 साल तक इकट्ठी रही है, उसके बाद क्या कर दी गई, अलग अमरावती हो रही है, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं जबलपुर हाई कोर्ट। नहीं, मैं 25 पूरे करा रहा हूं अब, ये वो तो अपन ऐसे पढ़े थे तो राजधानी से बाहर थे, अब एक बार मैं 25 बता रहा हूं आपको। ये किसका है, एमपी का। चलिए उसके बाद हम बात करें यहां पर पटना हाई कोर्ट, पटना किसका है, बिहार का। 16वां, उसके बाद आता है इलाहाबाद, इलाहाबाद किसका हाई कोर्ट है बताइए, यूपी का। उसके बाद हम बात करें नैनीताल, नैनीताल बताइए कहाँ का है, उत्तराखंड का, हाँ उत्तराखंड, ठीक है। हाँ। उसके बाद 18वें नंबर पे अपन याद रखना है यहाँ पर, 18वें नंबर पर वो याद रखना भाई त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, ठीक है। हाँ, तो राजधानी में ये अगरतला, त्रिपुरा, ठीक है। हाँ, उसके बाद 19 पे हम बात करें इम्फाल, मणिपुर के, ठीक है, मणिपुर। इम्फाल के बाद हम बात करें 20वां, वो याद रखना भाई, वो शिलोंग, शिलोंग किसकी है, मेघालय, तो यानी एक मेघालय का हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 20। उसके बाद 21वां याद रखना भाई रांची, रांची किसका होगा, झारखंड, झारखंड याद रखना, झारखंड। उसके बाद आपने याद रखना है रांची के बाद एक आपने छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन इसका भी अपन वहां नहीं लिख पाए थे, इसका बिलासपुर में हाई कोर्ट इसका। हाँ उसमें लिखो बिलासपुर में लिखो उसका। ये एक बाकी रह गया था अपना 22वां। वो लोगे बिलासपुर, ठीक है। ये हाई कोर्ट याद रखना है। उसके बाद अपन ने याद रखना भाई 23वां, वो याद रखना गुवाहाटी। गुवाहाटी किसका है? असम का। असम के साथ वो अन्य जो राज्य हैं वो भी याद रखना, ठीक है। हाँ 23 हो गए, 23, हाँ वो उन सभी का हो गया। तो 24वां एक अपना कर्नाटक का हो गया, हाँ केरल का हो चुका है, ठीक है। हाँ एक अपना रहता दिल्ली, हाँ एक रहेगा अपना सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, सिक्किम। और एक 25वां एंड फाइनल याद रखना, वो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली का एक खुद हाई कोर्ट भी है। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताइए जिसका खुद का हाई कोर्ट है, वो दिल्ली है। बाकी ऐसा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं जिसका अकेले का हो, ठीक है। जिसका अकेले का हो, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना। सारे के सारे ये 25 के 25 हाई कोर्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे कौन से हाई कोर्ट है जो संयुक्त है, ठीक है। ऐसे कौन से जो राजधानी से बाहर है, छत्तीसगढ़ को और इंक्लूड कर लेना। पिछली स्लाइड में हम बात करेंगे तो वहां पर याद रखना। तो यहाँ पर अपन जो पढ़े थे, तो इसमें एक आपका 9वां कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका कहां पर है भाई? बिलासपुर में। बिलासपुर, लेकिन राजधानी क्या है इनकी? रायपुर है, लेकिन कोर्ट याद रखना आपने ये। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं इसके बारे में, ये आपके इससे संबंधित। अच्छा अब देखिए यहां पर अगला अधीनस्थ न्यायालय की बात करें, जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट बन जाते हैं इसके, बाकी इतना वो नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक की बात करें, किसका जिक्र है भाई? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की बात करें, इनकी शुरुआत जो करी थी भारत में, किसने करी थी? प्रश्न ये पूछ लिया जाए तो वो याद रखना भाई, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड जो रिपन है, याद रखना भाई, लॉर्ड रिपन, ये आपने याद रखना। इन्होंने क्या करी थी? भारत में अधीनस्थ यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की क्या करी थी? जिला न्यायालयों की शुरुआत करी थी। ये पॉइंट्स आपने याद रखना। हाँ लॉर्ड, हाँ रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पर क्या हुई थी आपकी? 10 साल वाली। हाँ वैसे तो लॉर्ड मेयो पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम हुई थी, हाँ। लेकिन जो 10 की जनगणना या सही ढंग से जो हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पर, वो हाँ नियमित रेगुलर जो है हर 10 साल के बाद, तो लॉर्ड रिपन बहुत बढ़िया एक वायसराय हुआ करते थे भारत के, याद रखना। इनकी एक बुक भी है, इस युग के कर्तव्य में मैंने इस युग के अंदर क्या क्या अपनी ड्यूटी निभाई है, वो सारी की सारी बातें, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बंदे थे ये लॉर्ड रिपन, इस चीज को याद रखा। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति शपथ के बारे में यहाँ पर क्या कर रखा भाई? वर्णन दे रखे हैं। और इन सभी को नियुक्ति और शपथ जो होगी वो कौन दिलाता भाई? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। किसके परामर्श पर? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके परामर्श पर क्या किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसमें। पहली महिला बताइए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनी थी, वो कौन थी? अन्ना चांडी। क्या नाम था उनका? अन्ना चांडी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर यदि आपको जज बनना है तो संघ या राज्य की सेवा में ना रहना हो, ठीक है, मतलब कोई सरकारी नौकरी नहीं हो, कम से कम क्या हो? 7 वर्ष तक क्या रहा हो? वकील रहा हो, एडवोकेट यानी अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। हाँ और हाई कोर्ट ने उसकी सिफारिश कर रखी हो, उसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। आवाज नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये ऐसा तो गलत है। 10 वाला तो नहीं है, इसमें सिर्फ 7 का ही है। अब ये बताइए मेरे को, ध्यान से सुना, कम से कम 7 वर्ष न्यायाधीश कहाँ रहेगा? वो कहाँ रहेगा न्यायाधीश? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाँ हाँ
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वहां पर भी अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ अधिवक्ता का ही होता है, जज का तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये तक। दूसरी बात ये है, वकील ही अधिवक्ता मतलब होता है वकील या किस, हाँ इसका रिटायर का बताते हैं। रिटायर जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 60 वर्ष। नहीं मेन तो देखो, वैसे इसके नीचे अलग अलग वो आ जाती, शाखाएं आ जाती हैं, मेन होता यही है इसके अंदर। जैसे आपका फौजदारी होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, फौजदारी कोर्ट वगैरह होते हैं इस टाइप के, ठीक है। हाँ हाँ वो इसके ही पार्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के। इनमें अलग अलग केसों के अलग अलग जो सुनवाई की जाती है ना, उसमें वो इसी के अंदर ही होते हैं आपकी। एक मिनट, चलिए एक, हाँ अभी एक बार ये देखो, ये पॉइंट याद रखना आपने, राज्यपाल इनकी क्या करेगी, सभी की अपॉइंटमेंट करेगा। चलिए बस इतनी बातें याद रखनी इसके बारे में। चलो आज के लिए इतना ही है, यह ध्यान रखना। रोक दो।